हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम्बेसी स्टडी जोन। आज का मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूं ये क्लास 10 का फिजिक्स का वीडियो है। क्लास 10 का फिजिक्स का वीडियो और क्लास 10 के फिजिक्स में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर जिनकी आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला मैं लेसन जो आपका लेकर आ रहा हूँ, पहला लेसन आपका है प्रकाश का परावर्तन लेसन है, जिसके मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है। तो आज मैं सारे क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, वर्णन करने जा रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर सके और समझ सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो कौन सा दर्पण है? तो देखिए, सीधा प्रतिबिंब अगर बनाना है तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में सीधा प्रतिबिंब आपका हमेशा बनेगा, या फिर समतल में भी जो है आपका सीधा बनेगा, समतल में भी, और अवतल में भी सीधा बनेगा, लेकिन एक केस में। तो इसमें आपकी दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसमें देखने वाली चीज ये है कि आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका इसमें हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन के होने की प्रोबेबिलिटी लगभग आपकी समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधा रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इसमें कोई सीधी रेखा में गमन करती हैं। याद रखिएगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपको मालूम होगा कि आपकी प्रकाश परावर्तन ऐसे होता है, तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपके पाए जाते हैं। तो दो नियम इसका होता है। ये क्वेश्चन 2015 और 2020 दोनों सालों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण में से कोई नहीं, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है। पांचवा है, प्रकाश का तरंग, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश एक तरंग की तरह भी काम करता है, वेव की तरह भी काम करता है। तो कौन सा तरंग है? ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन होगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। 6 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक तो कभी नहीं होगा, काल्पनिक। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। एक समतल जब दर्पण आपका होगा तो कितना बड़ा गोला का पार्ट होगा ये आपको निकालना काफी मुश्किल है, इसलिए इसकी त्रिज्या हम लोग क्या मानते हैं? अनंत पर मानते हैं। ठीक है, तो अनंत हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो? तो अवतल दर्पण यही है, अवतल दर्पण। इसके सामने अगर आप, ये एफ है और ये सी है, तो सी पर वस्तु को रखिएगा ना, सी पर, तो सी पर जो इमेज आपका जो फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा और उल्टा होगा और वास्तविक नेचर का होगा। तो सी का मतलब होता है वक्रता, केंद्र पर रखिएगा तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका है इसमें दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक जब भी प्रतिबिंब होगा ना, तो याद रखिएगा उसमें से सीधा ही होगा, सीधा होगा, और उत्तल वाला तो आवर्धित नहीं होगा, उसमें जो है उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा तो होगा लेकिन हाश्रित होगा, आवर्धित ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4 नंबर, दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। अगर ये ऑप्शन से कोई रिलेटेड ऑप्शन है तो आपका ही ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 सही है। तो ये 4 क्वेश्चन गोलीय दर्पण से हो गया। कुछ क्वेश्चन आपका इसी है, इसी में का है, 5 नंबर है
कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो देखिए दाढ़ी बढ़ाने के लिए जनरली हम लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें प्रतिबिंब बन सके, ताकि नाई आसानी से आपकी बाल की या दाढ़ी की आपकी जो है कटाई जो करनी है वो सही से कर सके। 6 नंबर, किसी कार के अग्रदीप, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है? अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट, अग्रदीप मतलब क्या होता है? हेडलाइट। तो हेडलाइट में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। क्या प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस तरह का हेडलाइट होता है, आप देखे भी होंगे, इस तरह का होगा। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है कि लाइट यहाँ निकल के पूरी तरह से क्या हो जाए? समांतर हो जाए, यहाँ से प्रकाश समांतर आपका चला जाए। 7 नंबर है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च मतलब पीछे होता है, यानी पीछे के वस्तु को देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर में, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। गाड़ी में लगता है साइड मिरर में, ये उत्तल दर्पण ही होता है। 8 नंबर है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने जो दूरी आप मान ली दर्पण हो गया, यहाँ पर वस्तु रखिएगा तो ये दूरी हमेशा ही निगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लिया जाएगा, ध्यान रखना है। 9 नंबर है, इसमें निगेटिव था, इसमें आपका उत्तल था। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए फोकस दूरी आपका जो होगा ना, ये आपका उत्तल दर्पण है, तो यहां से प्रकाश से जाता है, इधर फोकस बनता है, मिलता हुआ, यानी कि इसका फोकस पॉजिटिव है, यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो आपका धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण ऑप्शन हो जाएगा आपका। यदि किसी बीम 10 नंबर, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी किसी वस्तु का जो आवर्धन है निगेटिव आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो देखिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है ना, एम मिटा देता हूं पहले मैं, जो आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका HI/HO। तो निगेटिव का देखिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कब होगा? जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो उल्टा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो आवर्धन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये पूछ रहा है वास्तविक और उल्टा हो जाएगा ऑप्शन आपका, आभासी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं? तो दंत वाला जो मरीज होता है अवतल दर्पण लगाता है ताकि दांतों को सही ढंग से देख सके। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, यानी का एक प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का जो है प्रतिबिंब प्राप्त आपको करना है, सामने ही बनता है। दर्पण की फोकस निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। फोकस दूरी करने के लिए क्या चाहिए उसको? दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। देखिए दोनों जरूरी है। पर्दा मतलब भी से भी मिल जाएगा और यहाँ से आपका यू मिल जाएगा, भी और यू जब मिल जाएगा तो आराम से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ए और बी आपका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 3 नंबर है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। परावर्तक की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। ये द्वारक होता है, ये पूछ रहा था, ये द्वारक हो जाएगा आपका। 14 नंबर, इनमें से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है? तो देखिए R 32 होगा तो फोकस दूरी आधी हो जाती है ना, तो 16 हो जाएगा। और वो भी उत्तल है तो 16 पॉजिटिव में, देखिए कहाँ है, तो 16 पॉजिटिव में सी में है, तो सी हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? बताएं ही, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, कोई उपाय इसमें नहीं, सीधा एकदम रखिए। काल्पनिक एकदम सीधा, उल्टा एकदम बनेगा तो वास्तविक बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, गोलीय दर्पण के फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? फोकांतर मतलब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या आर आधी होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी एफ इक्वल टू R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो R/2 कहाँ लिखा है? चाहे यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू 2F, ये कहीं मिल जाए तो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप R इक्वल टू 2F।
चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा था बड़ा पाया गया। अवतल दर्पण है, आभासी बना रहा है, सीधा बना रहा, बड़ा बना रहा है, तो वस्तु कहाँ होगा भाई? तो एक ही ऑप्शन है, वस्तु जो होगा फोकस और पोल के बीच होगा, तभी बड़ा प्रतिबिंब जो है यहाँ पर रहेगा, तो पीछे बनेगा, ऐसे पीछे बनता है। ठीक है, ऐसे अवतल दर्पण, सॉरी इसी मैंने अवतल दर्पण ये ले लिया मान लीजिए, और ये इसका पोल हो गया और इसका फोकस हो गया। आपने वस्तु को यहाँ रखा तो एक यहाँ से एफ से गुजर जाएगा और एक सी से पास करना जो है पीछे जाकर मिलते हैं, तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बनने के चांसेस ज्यादा रहती है, तो पीछे बनता है। तो वस्तु का होना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस डी नंबर हो जाएगा। तो हो गया 18 क्वेश्चन इस चैप्टर का, और 3 क्वेश्चन है, 19 नंबर भी है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? यानी कौन सा दर्पण जो है अगर दूर वस्तु बनेगा तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, तो समतल उत्तल दोनों हो जाएगा, दोनों ऐसा करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि आपको इधर ही मेजर करना होता है, आपतित किरण के दिशा मेजर करनी होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा प्राप्त करना तो उत्तल दर्पण ले लीजिए, हमेशा छोटा बनाएगा, बड़ा कभी नहीं बनाएगा। तो 21 क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनबीसी स्टडी जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए और एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।